आज हम क्लास 11th बही खाता एवं लेखा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। आज जो चैप्टर फर्स्ट में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है पुस्तपालन एवं लेखा कर्म के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब पुस्तपालन और लेखा कर्म के क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम इसको रखते हैं, इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुस्तपालन माने पुस्तकों को रखना, पुस्तकों का पालन करना, पुस्तकों में लेखा जोखा लिखना, हिसाब किताब रखना, जिससे हम कोई भी लेन देन या कोई भी क्रय विक्रय भूल न जाएं। ठीक है, इसलिए पुस्तपालन आवश्यक होता है। तो उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पुस्तपालन का उद्देश्य पहला है क्रय विक्रय का ज्ञान। पुस्तपालन के माध्यम से रखी जाने वाली क्रय बही, क्रय बही क्या होती है, इसके अंदर एक बही बनाई जाती है, इसको बोलते हैं क्रय बही, जिसमें उधार क्रय के लेखे किए जाते हैं, उसे ही क्रय बही कहते हैं। और दूसरी होती है विक्रय बही, इसमें केवल उधार विक्रय के क्रेडिट सेल्स, इसमें केवल उधार विक्रय के लेखे किए जाते हैं, उसे विक्रय बही कहते हैं। उधार क्रय के अगर लेखे किए जाएं तो उसे क्रय बही। तो उधार जो क्रय विक्रय है उसका भी हम लोग लेखा जोखा पुस्तपालन के अंतर्गत करते हैं। वर्ष में कितना माल खरीदा गया और कितना माल बेचा गया, कितना उधार खरीदा गया, कितना नकद खरीदा गया, कितना उधार बेचा गया, कितना नकद बेचा गया, और वर्ष के अंत में क्रय विक्रय के हिसाब से जो माल बच जाए उसे हम स्टॉक के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। इसके अलावा भी पुस्तपालन किसी तिथि विशेष पर बचे हुए स्टॉक को भी ज्ञात करता है, जिसको हम स्टॉक का ज्ञान, रहतिया ज्ञान कहते हैं। रहतिया दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया वह है जो वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल बच जाता है, उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। और वही अंतिम रहतिया अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक रहतिया हो जाता है। तो पुस्तपालन के माध्यम से हम प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया दोनों का ज्ञान कर लेते हैं। तीसरा है रोकड़ का ज्ञान, कैश की कंडीशन क्या है, नॉलेज ऑफ कैश। तो व्यापारी तो ये चाहता है कि हमारा सभी लेन देन नकद में ही हो, और व्यापारी को रोकड़ बही से, माने जो कैश बुक होता है उससे कैश का ज्ञान हो जाता है, और पासबुक से बैंक की जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए रोकड़ बही और पासबुक दोनों की शेष का, दोनों की बैलेंस का वो अंतर ज्ञात कर लेता है, जिससे रोकड़ ज्ञान मालूम हो जाता है, या कहीं त्रुटि है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करता है। चौथी इसका उद्देश्य है देनदार का ज्ञान। देनदार माने क्रेता। तो कितनी वस्तुएं हम किससे खरीदे हैं, पुस्तपालन के द्वारा व्यापारी को यह भी ज्ञान करना होता है कि उसके कुल कितने देनदार हैं, अर्थात कितनी धनराशि उसको देनदार से प्राप्त करनी है, क्योंकि जो हमसे क्रय किया है वह हमारा देनदार हुआ, उधार क्रय किया है कि नगद, इन सब का ज्ञान करना। नेक्स्ट है लेनदार। लेनदार माने होता है विक्रेता। तो पुस्तपालन के माध्यम से यह भी व्यापारी को ज्ञान होना चाहिए कि उसके कुल लेनदार कितने हैं, अर्थात विक्रेता कितने हैं, उनसे कितनी राशि, उनको कितनी राशि का भुगतान करना है, कितना नकद कितना उधार हुआ है लेन देन। तो लेनदार का सब कुछ
हिसाब किताब रखना, यह भी पुस्तपालन और लेखाकर्म का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है आय व्यय का ज्ञात करना। प्रत्येक व्यापारी और संस्थाएं वर्ष के अंत में अपनी संस्था का, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान का आय व्यय भी ज्ञात करते हैं। वर्ष के अंत में आय हुआ या लाभ, और कितना हुआ, माने हानि कितनी हुई और लाभ कितना हुआ। तो दोनों का एक निश्चित अवधि पर, आदर्श अवधि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मानी गई है वो 1 वर्ष की है, लेकिन कई व्यापारी ऐसे हैं जो तिमाही छमाही भी आय व्यय ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो पुस्तपालन का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इससे हम अपने व्यापार का विकास और विस्तार करने की योजना भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है पूंजी का ज्ञान। पूंजी की क्या स्थिति है व्यापार में, क्योंकि पूंजी व्यापारी अपने व्यापार में लगाता है। हमारा व्यापार बढ़े, हमारे व्यापार की पूंजी बढ़े और विकास विस्तार हो, जिससे हमको अधिक से अधिक लाभ होने की संभावना हो। तो पूंजी बढ़ रही या घट रही है, लाभ होता है तो पूंजी बढ़ती है, क्योंकि पूंजी में लाभ जोड़ दिया जाता है। हानि होती है तो पूंजी घटती है, क्योंकि पूंजी से हानि घटा दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण पूंजी का ज्ञान कर लेते हैं। नेक्स्ट है आहरण का ज्ञान। आहरण क्या होता है? ड्राइंग। आहरण वो होता है कि जब व्यापारी अपने व्यापार से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए कोई वस्तु या धनराशि निकालता है, व्यापार से लेता है, तो उसे आहरण कहते हैं। तो आहरण का भी ज्ञान व्यवसाय के लिए अति आवश्यक होता है कि कितनी पूंजी व्यापार से निकाली गई व्यापारी द्वारा। नेक्स्ट है लाभ हानि के ज्ञान। लाभ हानि पुस्तपालन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष व्यवसाय की स्थिति, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। तो व्यापारी को आर्थिक चिट्ठी के द्वारा अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, संपत्तियों और दायित्वों का ज्ञान हो जाता है। 10वां है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति हम बैलेंस शीट बना करके ज्ञात करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया लाभ हानि का ज्ञान, इसमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करते हैं। तो शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए हम लोग लाभ हानि खाता बनाते हैं, और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे ही कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। तो एक विवरण पत्र बना करके वर्ष के अंत में हम अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर संबंधी ज्ञान, टैक्स। व्यापारी को प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वैसे वर्तमान समय में सभी टैक्सों को मिला करके देखिए, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जो अप्रत्यक्ष टैक्स है, कर है, इसी को जीएसटी आज के समय में बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अनेक प्रकार के जो टैक्स थे उनको सबको मिला करके जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया गया है। इसमें वाणिज्य कर, आयकर, सेवा कर, उत्पादन कर, सीमा कर, आयात निर्यात कर, सभी प्रकार के करों का समावेश किया गया है। तो जितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसी को हम जीएसटी के अंतर्गत निकालते हैं। तो व्यापारी को कर निर्धारण संबंधी सूचनाएं पुस्तपालन के माध्यम से प्राप्त होती हैं और नियमानुसार कर का भुगतान सरलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट उद्देश्य है छल कपट का ज्ञान। व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर वह अपनी संस्था से, माने व्यवसाय से कोई छल कपट न कर सकें, इसलिए प्रत्येक लेन देन का पूर्ण रूप से लिख कर
प्रदर्शित करना, पूर्ण रूप से लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो पुस्तपालन की सहायता से हम व्यवसाय में होने वाले छल कपट या गलतियों, कोई त्रुटियों आदि जो भी होगी, उन सब की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ें पुस्तपालन और लेखाकर्म के महत्व। लाभ या महत्व, पुस्तपालन के लाभ या महत्व। इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पुस्तपालन लेखाकर्म में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और उसका महत्व भी दर्शाया गया है। आधुनिक समय में किसी व्यापार के सफल संचालन के लिए पुस्तपालन का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। पुस्तपालन और लेखाकर्म को इसी आधार पर अनेक प्रकार के लाभ बताए गए हैं या उसके अनेक महत्व भी बताए गए हैं। पहला है व्यापारिक वर्ग को लाभ, कर्मचारियों को लाभ, सरकार को लाभ, कंज्यूमर जो भोक्ता होते हैं ग्राहक उनको लाभ, न्यायालय को लाभ। ऐसे 5 लाभ का वर्णन हम लोग करेंगे। पहला देखिए, कर्मचारियों को क्या लाभ होता है इससे। तो कर्मचारी, श्रमिक या जो और प्रबंधकीय वर्ग के लोग होते हैं उनको भी पुस्तपालन से परिचित होना चाहिए। पुस्तपालन की जो विधियां हैं उससे परिचित होना चाहिए। लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उनसे पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए, जिससे संस्था के लाभों की स्थिति ज्ञात कर सके। इसी आधार पर से कर्मचारियों को वेतन, बोनस, पेंशन या जो उनके भविष्य निधि वगैरह होती हैं उन सब की जानकारी भी हम पुस्तपालन के माध्यम से कर सकते हैं। व्यापार और उद्योग में पुस्तपालन में कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले छल कपट, जालसाजी को भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। और पुस्तपालन जो है वो कर्मचारियों का एक जो नैतिक मूल्य है उसका भी मूल्यांकन हम कर सकते हैं। तो पहला लाभ हुआ कर्मचारियों द्वारा लाभ। दूसरा है व्यवसायियों को लाभ, माने व्यावसायिक वर्ग जो होते हैं, व्यापारिक वर्ग, उनको क्या लाभ होता है पुस्तपालन लेखाकर्म से। तो उनको भी अनेक प्रकार से लाभ होता है। जो उनके कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर जुड़े हैं उनसे वह छल कपट से बचाव कर सकता है। भूलों में बचाव, कोई गलती हो, भाई स्मरण शक्ति सबकी एक सीमित होती है और गलती भी मानवीय भूल हो सकती है, इसलिए उस गलती से बचने का एक प्रयास पुस्तपालन के माध्यम से किया सकता है कि भविष्य में होने वाली भूलों की सुरक्षा हम पुस्तपालन के माध्यम से कर सकते हैं। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण कर सकते हैं। व्यवसाय को अगर हम थोड़ा व्यवस्थित, सिस्टमेटिक लेखांकन के रूप में परिपालित करें तो हम उसके अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण कर सकते हैं और वर्ष के अंत में व्यवसाय के लाभ हानि को ज्ञात करके उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा करके भी हम व्यवसाय को एक उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं। अगर व्यवसाय दिवालिया हो रहा है, उसके दायित्व अधिक हैं, संपत्तियां कम हैं, तो इस बात का भी पता हम पुस्तपालन के माध्यम से लगा सकते हैं। अन्य व्यापार से भी अपने व्यापार की तुलना हम कर सकते हैं। फिर है सरकार को लाभ। सरकार भी पुस्तपालन के माध्यम से अनेक लाभ व्यावसायिक प्रतिष्ठान से प्राप्त करती है। जैसे कर का लाभ, अनेक प्रकार की सरकार कर प्राप्त करती है व्यवसायियों से। दूसरा है सामाजिक स्तर उच्च होता है। अगर व्यवसाय संचालित है, ठीक से चल रहा है, तो
तो आवश्यक वस्तुएं समाज को प्राप्त होती रहती हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को लाभ, कंज्यूमर को लाभ। व्यापार से जुड़े हुए जो भी ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको भी पर्याप्त लाभ व्यवसाय से होता है। व्यवसाय की विश्वसनीयता जो है वो ग्राहक से बनी होती है। व्यवसाय के लिए ग्राहक एक देवता का समान होता है, इसलिए ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का पूर्ण सम्मान और उनके क्रय विक्रय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं की संपूर्ण जिम्मेदारी व्यवसाय की होती है, इसलिए अच्छी वस्तुएं ग्राहक को मिले, ग्राहक संतुष्ट हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वह एक प्रकार से कह लीजिए कि परमानेंट ग्राहक व्यवसाय का, प्रतिष्ठान का बना रहे, इसका भी प्रयास करना चाहिए। इससे भी उपभोक्ता को और व्यवसाय दोनों को लाभ होता है। पांचवा है न्यायालय को लाभ। अगर पुस्तपालन के अंतर्गत व्यवसाय में कोई विवाद, आपसी लेन देन का, क्रय विक्रय का या साझेदारों में कोई परस्पर मतभेद है, तो ऐसी दशा में पुस्तपालन के माध्यम से हम विवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। पुस्तपालन के माध्यम से हम उस विवाद में साक्ष्य के रूप में पुस्तपालन को प्रस्तुत कर सकते हैं। पुस्तपालन का आधार बनाकर न्यायालय एक न्याय की व्यवस्था, समुचित न्याय की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए पुस्तपालन से न्यायालय को भी लाभ होता है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।